तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपन आज प्रारंभ करते हैं क्लास 10th राजस्थान अध्ययन का चैप्टर नंबर पहला। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इतिहास का काल का विभाजन पढ़ लेंगे और प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान, प्राग युग में राजस्थान ये पढ़ लेंगे। पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ लेंगे और मध्य पाषाण काल के बारे में भी पढ़ लेंगे हैं। और राजस्थान में धातु काल जो कि लोहा काल, फिर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, ये हाहड़, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और अन्य प्राचीन सभ्यता स्थल ये सभी आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स, और आप जुड़े रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम देखते हैं कि 1949 ईस्वी से ही पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौतिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, क्या नाम? राजपुताना नाम किया था। ठीक है। और इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एडिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या फिर राजस्थान रखा। किसने? कर्नल टोड ने। उनकी बुक का नाम क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 की बात है। और सर्वप्रथम राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। याद रखें इनको, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था। कब? 1800 ईस्वी के अंदर। और एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ और राजस्थान में 1829 में टोड ने इसे राजस्थान या फिर राजस्थान नाम रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। कब रखा गया? 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम रख दिया गया। तो ये तो बात थी कि राजस्थान नाम के बारे में। सर्वप्रथम इसको राजपुताना कहा किसने? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। फिर जो कर्नल टोड थे उनकी बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसके अंदर जो कि प्रकाशित 1829 में हुई थी टोड की, इसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान या फिर राजस्थान नाम दिया गया था। और फिर 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम रख दिया गया सर्वसम्मति से। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में से जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धनव, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। तो ऋग्वेद में किन किन का उल्लेख मिला है? कौन से क्षेत्र थे राजस्थान के? मरुधन, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। याद रखना, मरुधन, जांगल, मत्स्य, शूरसेन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेदों में जो प्रथम था ऋग्वेद में मिलता है। मरुधन, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। किसका? मरु और धनव किसके लिए था? मरुस्थलीय एरिया जो कि जोधपुर संभाग के लिए इसका यूज़ हुआ था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां शमी, केर और पीलू आदि थे। कहाँ किस जगह? जांगल जो एरिया था वह जो बीकानेर का एरिया था। ठीक है, और जहाँ पर शमी, केर, पीलू आदि के वृक्ष थे। ठीक है, बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य कहाँ पर विकसित था? 10वीं क्लास की वो क्या बोलती है? जयपुर, अलवर और भरतपुर में। और अपन ने देखा कि ऋग्वेद में किन किन का उल्लेख मिलता है? मरु, धनव, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। धनव किसके लिए था? यह था मरुस्थल एरिया, जोधपुर संभाग के लिए था। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? एक चीज़ और पढ़ी थी, हाँ, जांगल देश। जांगल देश बीकानेर का एरिया था जहाँ पर पेड़ थे ना, उनके कारण जो वनस्पति उनके नाम उसका कारण जांगल प्रदेश रखा था। फिर देखें कि मत्स्य आपने पढ़ लिया और इसकी राजधानी क्या थी? इसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था शूरसेन। ठीक है, क्या कौन कौन से एरिया थे?
धौलपुर व करौली कौन कौन से, धौलपुर व करौली के अधिकांश भूभाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। ठीक है, तो धौलपुर राजस्थान के बिल्कुल इस तरफ पूर्वी हिस्से में पड़ता है और इधर धौलपुर, उसके नीचे करौली। तो दोनों ये किसके अंदर आते थे, सूरसेन के अंदर आते थे। यह भी प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में एक तो सूरसेन का मिलता है, एक मत्स्य का मिलता है। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है क्या, और जांगल देश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, नागौर का एरिया। ऋग्वेद में मिलता है। इतना जो अपन ने पढ़ा ना, इसका मैं बता रहा हूँ निचोड़, जो अपन ने इतना ऊपर पढ़ा ना, इसका देखें, ये डायग्राम भी देखें आप, ये जंगल का एरिया, ठीक है, और इसका ये मांड, मरु, मारवाड़, बांगड़, मेवात एरिया, हाड़ौती एरिया, ठीक है, मेवाड़ वगैरह सब है। ठीक है, तो इतना जो अपन ने पढ़ा ना, उसके अंदर ये बात यही बोली गई, क्या बोली गई कि सर्वप्रथम तो राजस्थान शब्द के बारे में बताया गया कि जो राजस्थान है, पहले राजपुताना, इसको किसने बोला था, जॉर्ज थॉमस ने बोला था 1800 ईस्वी के अंदर। फिर 1829 के अंदर एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसकी थी, कर्नल टोड की, उसके अंदर राजस्थान या फिर राजस्थान इसका नाम लिया गया। फिर 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रख दिया गया। ठीक है, फिर कुछ बात करी पुराने क्षेत्रों की, जहाँ पर जैसे कि सर्वप्रथम इन्होंने बात की थी मरु, धन, जांगल, मत्स्य, सूरसेन ऋग्वेद में मिले थे, और इसमें से मरु था या फिर धनव एक ही बात थी, मरुस्थल के लिए यूज़ किया था, और यह जोधपुर संभाग के लिए यूज़ हुआ था। इसके बाद इन्होंने जहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ थी, पीलू, समी, ठीक है, इनके आधार पर जांगल प्रदेश का नाम रखा, जो कि बीकानेर का एरिया था, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो कि नागौर एरिया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मत्स्य क्षेत्र है, उसके अंदर जयपुर, अलवर, भरतपुर आते थे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था सूरसेन। सूरसेन के अंदर राजस्थान के कौन से जिले आते थे, 10वीं क्लास की बुक बोल रही है कि धौलपुर और करौली के क्षेत्र आते थे, और सूरसेन का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, फिर हैं कि प्राचीनता महाभारत में मिलता है, ये वाला रह गया। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य निम्नलिखित थे, कौन से हैं, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल, ठीक है, माही नदी के आसपास का कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र में माही नदी के किनारे कांठे पर, किनारा कांठे को बोलते हैं, और स्थित था। 56 गांवों के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता था। तो PB याद रखना आप, PB 56, PB 56 मतलब प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। और कांठल, कांठल कौन सा कहलाता था, माही नदी का जो तटीय क्षेत्र था वह कांठा या फिर कांठल एरिया कहलाता था। ठीक है, फिर भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र उपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। तो उदयपुर का क्षेत्र गिरवा कहलाता था। उपरमाल, उपरमाल नाम से कौन सा था, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र था। और कांठल, माही नदी के किनारे को कांठल कहते थे। और इसके अलावा और कौन सा पढ़ा था अपन ने, 56, हाँ, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को 56 का मैदान कहते थे। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। ठीक है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था, क्या कहलाता था, बागड़। और फिर कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध थे। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। सीकर, झुंझुनू वाला, चूरू वाला क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना था। फिर इतिहास का काल विभाजन करते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राक युग, दूसरा है आद्य युग, और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास काल के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे स्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि तो अभी पढ़ना संभव न हुई हो। फिर ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिस इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक का था। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपन आदि युग। यह युग हड़प्पा सभ्यता से काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा।
फिर ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो इसमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। फिर चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल राजस्थान में कैसा था, या फिर प्राग युग राजस्थान में। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ है, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्यमान था। कौन सा? तैतीस सागर था, ध्यान रखना। और सरस्वती तथा दृष्टवती, ध्यान रखना, ये सरस्वती नदी ही दृष्टवती नदी इसको कहते हैं। घग्गर नदी को अपने इस समय ये दृष्टवती नदी कहा है। इस समुद्र में आकर गिरती थी सरस्वती और दृष्टवती, ठीक है। फिर देखें कि यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसा भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। जब मानव उद्भव हुआ तो उसको पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ठीक है। पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल। फिर देखते हैं अपन पूर्व पाषाण काल। जो भी फैक्ट आएगा ना वो आपको मैं बता दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी अच्छा सा फैक्ट होगा ना, ढंग के जो आ सकते हैं वो बताऊंगा। पूर्व पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं ज्ञात होता, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ से अपन ने पता किया? क्वार्टजाइट पत्थरों से, ठीक है। और लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ओनली याद रखना, 2 या फिर 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति राजस्थान में विद्यमान थी। क्वार्टजाइट पत्थरों से अपन ने ये पता किया जो उपकरण मिले हैं, ठीक है। फिर देखें कि 1870, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद देखें 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार खोज डाली, ठीक है। कौन से काल की थी ये? पूर्व पाषाण काल की थी, ठीक है। पूर्व पाषाणकालीन थी। हस्तकुटार किसने खोजी थी? C.A. हैकेट ने। कब खोजी थी? 1870 में, इंद्रगढ़ और जयपुर से। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिनको अपन VN मिश्र बोलते हैं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अनेक प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? B. आलचिन को, ठीक है। तो अपन ने सेटनकार साहब ने झालावाड़ में, सेटनकार साहब ने कहाँ से? झालावाड़ से। और B. आलचिन ने जालौर से खोजे, ठीक है। और इसके अलावा जो इंद्रगढ़ और जयपुर से किसने खोजे थे? C.A. हैकेट ने खोजे, ठीक है क्या। और कब खोजे थे? 1870 के अंदर खोजे थे। फिर और क्या चीज़ बतानी है? यही चीज़ इसमें थी, ठीक है, बस यही है, ठीक है। फिर और ये और बात ध्यान रखना कि कौन से काल के थे ये? पूर्व पाषाण काल के थे। पूर्व पाषाण काल की खोज ये तीनों थी, ठीक है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखें मध्य पाषाण काल में राजस्थान के अंदर क्या हुआ। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में से मध्य पाषाण काल रहा, ठीक है।
पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। कहाँ से मिले हैं तो ये पूछा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जेस्पर, अगेट, चर्ड, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट और कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें से ब्लेड, एग्रेव, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। तो अपने से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो ये उपकरण कौन से पाषाणों से बने ये पूछा जा सकता है, जैसे कि जेस्पर, अगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी आदि पाषाणों से मिले। कौन से काल के थे ये? मध्य पाषाण काल के थे। और इनमें से कौन कौन से उपकरण मिले अपने को? ब्लेड, एग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर, ये मध्य पाषाण काल के हमें उपकरण मिले हैं। पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया। ठीक है, ये देखें, माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण उपकरण कौन से काल में मिले पत्थरों को कहा गया? मध्य पाषाण काल में मिले पत्थरों को राजस्थान में माइक्रोलिथ कहा गया। और ये जो भी 3-4 मैंने पत्थर थे वो बताए और उपकरण बताए। ठीक है क्या? फिर आप देखें कि नवपाषाण काल, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यताओं के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें से भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तो बागौर वाले, एक तिलवाड़ा वाले। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपने को क्या चीज़ याद रखनी है कि 3-4 तो मैंने वो पत्थर के नाम बताए थे। जेस्पर था, अगेट था, ये तो उपकरण है। जेस्पर, अगेट वगैरह ये उपकरण है। ठीक है, चर्ट, चैल्सिडोनी वो पत्थर है ना, वो मध्यकाल में मिले थे। ठीक है क्या? फिर है राजस्थान में धातुकाल। राजस्थान में धातुकाल, एक सेकंड, हाँ, राजस्थान में धातुकाल तो ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। देखें, धातुकाल में कैसे देखा जाता है कि पहले तो ताम्र, फिर ताम्र पाषाण, फिर आ जाएगा ताम्र एवं फिर आ जाएगा ताम्र कांस्य काल। ठीक है, तो पहले ताम्र पाषाण, अपन पाषाण पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखो। ठीक है, पाषाण पहले पढ़ चुके हैं ना। अब आएगा ताम्र पाषाण, फिर आ जाएगा ताम्र, फिर आ जाएगा ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव की संस्कृति के विकास डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में कौन कौन से हैं? गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़ में था, गिलुंड राजसमंद में, और आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में। झाड़ोल कहाँ पे था? उदयपुर में। आहड़ सब कर देंगे, लेकिन झाड़ोल भी कहाँ पर था? उदयपुर में था। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर था। पुराड़ा नागौर में था। साबणिया व पुंगड़ बीकानेर में। साबणिया व पुंगड़ बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी ये जयपुर से। कहाँ से? नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी ये सभी ताम्र पाषाणकालीन युगीन स्थल हैं। ठीक है, और फिर एलाना जालौर से, बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, मल्लाह भरतपुर से, मल्लाह भरतपुर से, कोल मोहली सवाईमाधोपुर से। तो एक बार इन्हें दोहरा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है क्या? इनसे जरूर मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, गणेश्वर सीकर में था, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड राजसमंद में, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर के अंदर, झाड़ोली उदयपुर के अंदर, पिंड पाटलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुराड़ा नागौर के अंदर, साबणिया व पुंगड़ बीकानेर के अंदर, और नंदलालपुरा जयपुर के अंदर, किराड़ोत जयपुर के अंदर, चितवाड़ी भी जयपुर के अंदर, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, मल्लाह भरतपुर के अंदर, मल्लाह भरतपुर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, मल्लाह भरतपुर, कोल मोहली सवाईमाधोपुर, मल्लाह भरतपुर, और झाड़ोल उदयपुर। इनसे मिले हैं राजस्थान में धातु काल के उपकरण। फिर हैं लोह काल।
ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लौह का ज्ञान और इसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। कहाँ से? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, नो जो सुनारी रे। देख, जैसे नो जो सुनारी रे, तो नौह, भरतपुर, जो जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रे टोंक, ठीक है, रेड टोंक, ठीक है, आदि ये कौन से काल के थे? ये लोह काल के थे। ऐसा भी ये चारों 500 नाम लोह काल के थे, चारों नाम लोह काल के थे, ठीक है। लोह संस्कृति से अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग की आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कहाँ से प्राप्त अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं? तो नौ से जो मिले हैं अपने को उपकरण या फिर जो अवशेष, वह भारत में लौह संस्कृति के समय के आरंभ होने के रेखा निर्धारित करते हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोह को गलाने की भट्टियाँ व अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? जोधपुरा व सुनारी से मिले हैं। किसके? लोह को गलाने की भट्टियाँ मिली है जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू से, ठीक है। तो नो तो टाइमलाइन डिसाइड करते हैं लोह की भारत के अंदर, और जोधपुरा और सुनारी क्या है? वहाँ से लोह गलाने की जो भट्टियाँ मिली है। इसके अलावा और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनने के कारखाने अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह संस्कृति की प्रचुरता के कारण प्राचीन भारत के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। तो नो तो टाइमलाइन डिसाइड करती है। जोधपुरा और सुनारी क्या है? जहाँ पर लोह को पिघलाने के कारखाने थे या फिर भट्टियाँ मिली है। और रेड को तो लौह संस्कृति की प्रचुरता के कारण उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर निम्न में से किसे कहा है? तो रेड को कहा है, जो कि टोंक में है, ठीक है। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदपात। देखें, पहले अपन पाषाण काल पढ़ा, फिर ताम्र पाषाण, फिर उसके बाद आ गया अपन लोह काल पे। लोह काल के पश्चात अपने को स्लेटी रंग के चित्रित मृदपात्र, जिनको क्या कहा गया? पेंटेड ग्रे वेयर, PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, सुनारी आदि स्थलों से मिले हैं। तो PGW जो या फिर जो मृतपात्र वाली ये संस्कृति थी, इसके कहाँ से मिले हैं? इसके जोधपुरा, सुनारी और नौह, तीन तो ये हो गए, नौह नहीं है इसमें, ठीक है। जोधपुरा, सुनारी, नौह, वो ऊपर वाले तीनों यही हैं, और इसके अलावा एक विराटनगर है। 4 स्थल ये हैं, ठीक है, इनसे मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो अपने को तो ऐसे पूछ सकते हैं, PGW संस्कृति थी ना, उसका उदय कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। नीचे ऑप्शन में अपने को देख के ऐसे करना है, ठीक है। फिर जो PGW है, उस मर्दमात्र की जो संस्कृति है, उसके उपकरण या फिर अवशेष कहाँ से मिले हैं? वह मिले हैं जोधपुरा, सुनारी, रेड से और विराटनगर से। और लौह संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नौह से, जोधपुरा से, सुनारी से, टोंक से मिले और रेड से मिले हैं, ठीक है। और इनमें से नौह ने तो टाइमलाइन इंडिया की डिसाइड करती है कि लौह संस्कृति की, और जोधपुरा और सुनारी क्या है? वहाँ से लौह को गलाने की भट्टियाँ मिली है। और रेड से क्या मिला है? रेड को तो प्रचुरता लोहे के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं कालीबंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे पहला तो ये फैक्ट आ गया। क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थी ये। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। आज से 6000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता।
इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तत्पश्चात बीबी लाल और बी की थापर ने भी इसमें उनकी उत्खनन में हेल्प कराई थी। ठीक है, फिर क्या है कि उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। तो कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए उत्खनन में? 5 स्तर सामने आए थे। प्रथम दो स्तर को हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हैं, वहीं तीसरे, चौथे व पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और प्राक सभ्यता। तो अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता जो कि सरस्वती नदी किनारे फैली हुई थी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ से मिली है? श्री गंगानगर जिले के सरस्वती नदी के पेटे से मिली है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे 1952 में। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार उत्खनित यह भारत का पहला पुरातात्विक स्थल था। और भारत में स्थित जो भी स्थल हैं पुरातात्विक, उनमें से हड़प्पा सभ्यता का तीसरा बड़ा स्थल है। पहला तो माना जाता है राखीगढ़ी हरियाणा को, दूसरा माना जाता है धोलावीरा गुजरात को, और तीसरा है कालीबंगा है। ठीक है, और इसके अलावा कालीबंगा को क्या है, कालीबंगा में 5 स्तर मिले हैं अपने को। पहले 2 स्तर तो हड़प्पा से पुराने हैं और बाकी के 3 स्तर हड़प्पा काल के हैं। और फिर चलते हैं आगे। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। तो धूप में पकाकर ईंटें यूज़ की जाती थी। और फिर उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। तो अपने को ऑप्शन देके फंसाया जा सकता है कि यहाँ से जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनमें सुंदरता और सुडौलता है, लेकिन नहीं, कालीबंगा से जो मिले हैं उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। ऐसे मतलब अच्छे नहीं है वो थोड़े। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के समाधान पद्धति के जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चे की खोपड़ी से 6 छिद्र कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना गाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान है। तो क्या क्या चीज़ मिली है? एक तो खिलौना गाड़ी मिली थी कालीबंगा से, हवन कुंड करने का कुंड मिला था, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी किनारे थी। और इसके अलावा इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और बीबी लाल और बी के थापर ने भी हेल्प करवाई थी, है ना? यही थे 2, बीबी लाल और बी के थापर। अमलानंद घोष और बीबी लाल और बी के थापर यही थे। ठीक है, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर थे। फिर इसमें 5 स्तर मिले हैं। प्रथम 2 स्तर हैं वो तो हड़प्पा से पुराने हैं और बाद के 3 स्तर हड़प्पा काल के हैं। और फिर इसमें आपने क्या पढ़ा था? हाँ, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है। ठीक है, मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज के लिए बारे में भी इसमें आपने पढ़ा था। ठीक है, फिर देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी किनारे उदयपुर के अंदर, और अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ या फिर आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी व कालीबंगा की 6000 वर्ष पुरानी, ये है 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युग सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी सभ्यता टीले के नीचे दबी हुई थी? तो आहड़ सभ्यता, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते थे। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उनके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और SD सांगलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप से सुखाई ईंटों का एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे।
कालीबंगा में भी सेम टू सेम ऐसे ही था। हड़प्पा के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। देखें, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक कहाँ से मिले? आहड़ से, जो आहड़ को काले लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली प्रमुख संस्कृति कौन थी? आहड़ थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी था। तो ताम्रवती नगरी किसका नाम था? आहड़ का। और ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी थी? गणेश्वर। और तांबा कहाँ से गणेश्वर से लेके जाया जाता था, एक तो हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। लेकिन ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा गया, जो उदयपुर में मिली है। यहाँ से तांबे के औजार उपकरण के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान है। तो एक तो तांबे के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, तो इसलिए इसको ताम्रवती नगरी बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को। एक रंगाई छपाई के उद्योग होने के भी प्रमाण यहीं पे मिले हैं। और मैंने पढ़ा था वीरेंद्र प्रताप राठौड़ सर की बुक में आहड़ सभ्यता के बारे में कि यहाँ से 6 चूल्हे मिले। ठीक है, और मकानों के अंदर मानव हथेली की छाप मिली है। और फिर और मैंने पढ़ा था आहड़ सभ्यता से एक बनासियन बुल मिला था यहाँ से। ठीक है, ये मतलब 3-4 चीज़ें थी कुछ। फिर इसका उत्खनन कार्य किसने कराया था? आहड़ सभ्यता का अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, SD सांकलिया ने किया था। कालीबंगा का किसने किया था? अमलानंद घोष, BB लाल, BK थापर ने किया था। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी और खिलौना बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई थी और कुछ और चीज़ें भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, और 5 स्तर खोजे गए थे कालीबंगा के। और सरस्वती नदी के किनारे आहड़ नदी के किनारे थी। रंगाई छपाई के व्यवसाय कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। फिर आते हैं दोस्तों गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले के अंदर है गिलुंड सभ्यता। और दोनों ऊपर की सभ्यताओं में अपन ने क्या पढ़ा था कि कच्ची ईंटें थी धूप में सुखाकर। लेकिन अब राजसमंद में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, 2 टीलों के उत्खनन से फलस्वरूप यह संस्कृति प्रकाश में आई। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बनास नदी के किनारे है गिलुंड सभ्यता, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में BB लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया। तत्पश्चात 98 से 2003 में VS शिंदे व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेल के निर्देशन में भी कार्य हुआ। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले, जिसका समय है 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो 5 प्रकार के बर्तन कहाँ से मिले? गिलुंड से। 5 स्तर उत्खनन कहाँ से किए गए? कालीबंगा से। ठीक है, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्तित मर्तमान ये प्राप्त हुए थे। और उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां कहाँ से मिली? गिलुंड राजसमंद से। मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले? गिलुंड राजसमंद से। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, ठीक है, हाथी दांत की चूड़ियाँ के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई ईंटें का प्रयोग हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि कालीबंगा और आहड़ के अंदर धूप से पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन गिलुंड सभ्यता के अंदर जो है आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। और हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। और जो गिलुंड सभ्यता है उसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता BB लाल, BK थापर ने यहाँ से उत्खनन कार्य किया था और इसका टाइमलाइन 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, और यही था। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा मिली है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 में 70 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। तो बागोर वाले आखेटक थे। ठीक है क्या?
बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई बागोर से प्राप्त हुई, ध्यान रखें। और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य, कहाँ से? बागोर से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थलों का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र था। देखें, बागोर लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र था और बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल था, क्योंकि मध्य पाषाणकालीन में ही जो अपने को उपकरण मिले थे उनको माइक्रोलिथ बोला जाता है ना, माइक्रोलिथ। तो उन्हीं के कारण बागोर सभ्यता उनका प्रमुख केंद्र माना जाता है उपकरणों का। गणेश्वर सभ्यता क्या बात करते हैं? गणेश्वर सभ्यता तो सीकर में है, कांतली नदी किनारे है। आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। गणेश्वर को तो तांबा अधिक यहाँ से लेके जाया जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब पढ़ते हैं गणेश्वर के बारे में। तो गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो गणेश्वर से 2800 ईस्वी पूर्व के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीन सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कपीश वर्णी मृद पात्र, गणेश्वर से जो मिले हैं उन्हें कपीश वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यहाँ बर्तन काले व नीले रंग से सजाए जाते थे। और गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। ताम्र संची संस्कृति कौन सी थी? आहड़। ठीक है, यहाँ से तांबा, आहड़ व मोहनजोदड़ो भी लेके जाया जाता था। अन्य कौन सी है महत्वपूर्ण? तो अन्य महत्वपूर्ण है जैसे कि भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। तो भीनमाल जालोर में आर.सी. अग्रवाल ने, प्रारंभ में आपने पढ़ा था, जो इंद्रगढ़ और जयपुर से किसको मिली थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंद्रगढ़ से और C.A. हैकेट को इंद्रगढ़ से एक हस्तकुटार मिली थी, इंद्रगढ़ और जयपुर से 1870 के अंदर। सेटनकार ने कहाँ पर? झालावाड़ में उत्खनन कार्य कराया और जालोर में बी आलचीन ने। ठीक है, सेटनकार ने झालावाड़ में। ठीक है, फिर आगे देखें कि भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फेरो सुरा पात्र व यूनानी सुराही मिली है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से रोमन एम्फेरो या फिर यूनानी सुराही मिली? तो भीनमाल जालोर से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये यूनान की सुराही है। कहाँ से मिली थी? जालोर के एरिया से मिली थी। इसी कारण इसको विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि मिलती है भीनमाल जालोर को, जिसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने कराया था। और भीनमाल का प्राचीन नाम तो श्रीमाल था। इसी प्रकार ईश्वाल उदयपुर, ईश्वाल अपन ने पढ़ा था ना, उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? ईश्वाल उदयपुर से लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि तांबा गलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? आहड़ से मिले। और लोह के साक्ष्य ईश्वाल उदयपुर से मिले हैं। और रंगाई छपाई के कहाँ से मिले हैं? रंगाई छपाई के मिले थे आहड़ से। रंगाई छपाई के मिले थे आहड़ से। ठीक है, वस्त्र के बालाथाल से और बैराट से भी मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं। और यूनानी सुराही कहाँ से मिली थी? यूनानी सुराही जालोर के कौन सा क्षेत्र था जालोर का? भीनमाल जालोर से। ठीक है, भीनमाल जालोर से यूनानी सुराही मिली थी। फिर देखें आप, प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ किस के? हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, याद कर लें तीनों नामों को, जिन्होंने विराटनगर में उत्खनन कार्य कराया था। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान
इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट से, बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म होने का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण भी माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में यही थी और इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण भी मिलता है। कौन सी? बालाथल उदयपुर के अंदर। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान से क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं अनूपगढ़, एक तो अनूपगढ़ अपना सूरतगढ़ का, नहीं अब तो सूरतगढ़ का नहीं, अनूपगढ़ को जिला बना दिया गया, ठीक है। तो एक तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 तीनों से मिले हैं। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? क्या मिले हैं? वैदिक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा और चक 64। मैं तो लिखूंगा भाई साहब, आप भी लिख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। तीनों से मिले हैं। फिर महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाया, स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने भयभीत करने के लिए उसे खींचा अपना बाण और अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंक दिया था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मुश्तल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता है। और फिर किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है, ठीक है। फिर महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश देखें। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। तो जांगल देश का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो कि कौरव पांडवों के राज्य के अधीन था। कौन सा? जांगल प्रदेश। मत्स्य राज्य उनका मित्र या फिर अधीनस्थ राज्य था। तो जांगल प्रदेश में पांडव और कौरवों का राज था। देखिए दोस्तों, ठीक है, मत्स्य उनका अधीनस्थ या फिर दोस्त था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है। तो देखें महाभारत के युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध तक का इतिहास के बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पूरा पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देने लगी। प्रथम जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो राजस्थान के अंदर जनपद कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, 1 मिनट में ही देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। राजस्थान में जनपद, ठीक है, आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात राजस्थान के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ, ठीक है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय से। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद
तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। तो कौन सा था राजस्थान में? मत्स्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। कौरव पांडव कहाँ पर मतलब रहते थे, निवास करते थे? तो जांगल प्रदेश में। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। ठीक है, जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? शिवी जनपद कहलाता था। ठीक है, चित्तौड़ के एक सेकंड दोस्तों। तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था और 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योद्धे और अर्जुनयन राजस्थान में आकर बस गए थे, राजस्थान में आकर। ठीक है, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति के उल्लेख में ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, मत्स्य जनपद का। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। किस किस में? शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में। ठीक है, महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई थी और अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियाँ तक और पश्चिम में पंजाब से सरस्वती नदी के जंगलों तक था। किसका? मत्स्य का। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, कौन कौन से? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर विराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे और इन शक्तिशाली जनपदों का निर्बलता का उठाकर फायदा मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया था और उनकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भाग में शालो जाति रहती थी। कहाँ पर? आधुनिक अलवर के कुछ भाग में। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालुओं की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो चेदी भी थे और शालो भी थे। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राजा ने पूर्ण रूप से मत्स्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। तो किसने? चेदी ने। फिर अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और फिर मगध के सम्राटों ने राजस्थान के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर देखें मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर प्राय अशोक का शिलालेख मिलता है, अतः मौर्य युगीन अवशेष एवं इस तथ्य का पुष्टि करते हैं। ठीक है, मौर्य युगीन। तो दोस्तों ये थी 10th का चैप्टर, जिसमें पुरातात्विक स्थल मैंने आपको बताए कहाँ कहाँ पर खोजे गए थे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें वीडियो को और कमेंट्स करके बताएं क्या कमी है, क्या सुधार करनी है। धन्यवाद दोस्तों।